नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 1 का नाम, तो पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, एक बार आप अपने सिलेबस से जरूर मिला लीजिएगा, क्या आपके पेपर का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है। अगर पेपर नंबर 1 का नाम नहीं होगा तो 2 का होगा, 2 का नहीं तो 3 का, और 3 का नहीं तो 4 का तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक बार जरूर मिला लीजिएगा, नहीं तो आप पता चले यहाँ से वीडियो देख के गए कि सर ने पेपर नंबर 1 की तैयारी करा रखी थी और आप वहाँ पे गए तो आपकी यूनिवर्सिटी में पता चला वो पेपर था ही नहीं। तो आप वहाँ पे जाएंगे, फिर आप हमको गाली देंगे, बोलेंगे सर आपने क्या करवाया था, मेरे यूनिवर्सिटी में आया नहीं। तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें अति लघु उत्तरीय जिसको हम खंड आ के नाम से जानते हैं, वो अलग सेक्शन जो है उसका एक भाग कवर कर लिया गया है। ये आज आपका दूसरा भाग है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो अति लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके केवल 2 भाग आने थे, एक भाग हमने पहले देख लिया था और एक आज आपका पूरा हो जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन कवर किए गए थे, और इसमें भी लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाएगी। तुरंत हम क्या करेंगे, जैसे ही ये समाप्त होता है लघु उत्तरीय वाले श्रृंखला को स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं और जैसे ही तैयार हो जाते हैं आपके सामने लाके रख दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मानसिक थकान के प्रमुख लक्षण क्या हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मानसिक थकान के निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित होते हैं। पहला लक्षण ये बताया गया है कि सिर में भारीपन और दर्द महसूस होने लगता है, मतलब सिर भारी भारी सा लगेगा और उसके बाद आपको दर्द भी महसूस होगा, जो किसी एक स्थान पर ना होकर के पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में विपरीत करता है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं वो केवल कोई ऐसा नहीं कि सर के एक भाग में कहीं पे दर्द कर रहा हो, पीछे के हिस्से में दर्द कर रहा हो, ये मत्थे पे दर्द कर रहा हो, वो पूरे सर में आपके दर्द बना रहेगा और भारीपन सा आपको लगेगा। ये आपका पहला लक्षण हो जाता है। दूसरा लक्षण बताते हैं व्यक्ति को छोटी छोटी व सामान्य बातों पर भी अनायास अथवा बिना किसी कारण के क्रोध आने लगता है या झुंझुलाहट होती है। मतलब कह रहे हैं कि वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जब आदमी जो होता है या मनुष्य जो होता है, जब उसको मानसिक थकान होती है तो आप अगर उससे बात कर रहे होंगे तो अगर आप छोटी छोटी बात भी कहेंगे जो बिना मतलब की भी होंगी तो उसके ऊपर भी उसको क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्रोध आएंगे, उसको उसके ऊपर जो है झुंझलाहट होगी, मतलब क्रोध आएंगे, आपको वहाँ पे लड़ जाएंगे, इस पे क्या बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये आपका दूसरा लक्षण हो जाता है। तीसरा लक्षण अगर देखें तो तीसरा लक्षण यहाँ पे बोलते हैं कि अनजाने में और अनायास ही गलतियाँ अधिक होने लगती हैं, इसका कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं होता है। मतलब कोई भी आप काम करेंगे उसमें आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, आपसे आप ये जान के नहीं करेंगे, आप सोचेंगे काम अच्छा हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पे गड़बड़ाहट हो जाएगी, क्योंकि आपको मानसिक थकान है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, चौथा नंबर बता रहे हैं यहाँ पे कि तनाव और अवसाद जैसी स्थिति का आभास होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बात को लेकर के आपको आपके ऊपर तनाव है लेकिन वहाँ पे कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, पांचवा नंबर बताते हैं व्यक्ति विषय अथवा परिस्थिति को उसके वास्तविक रूप में ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाता है। मतलब कह रहे हैं कि वो क्या होता है कि जिस रूप में, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में है उसको वो स्वीकार नहीं कर पाता, उसको नहीं लगता कि बस मतलब मेरे लिए ये है। ठीक है, छठा नंबर बताते हैं कार्यों को करने के प्रति अनिच्छा और अरुचि होने लगती है। मतलब कह रहे हैं कोई भी कार्य करना चाहे तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं उस कार्य के प्रति मर जाती हैं, और अरुचि मतलब उसमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। और भी सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे इतने बताए गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखें तो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला आपका आता है मूर्त बुद्धि। ठीक है, यह मूर्त वस्तुओं को समझने एवं मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता रखती है। ठीक है, क्या करती है, सहायता करती है, जिसे थॉर्नडाइक ने गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहा है। ठीक है, इसे थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, गत्यात्मक बुद्धि या मेरे प्यारे दोस्त यांत्रिक बुद्धि कहा है। ठीक है, चलिए दूसरी बुद्धि जो बताते हैं वो बताते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यह अमूर्त चिंतन मनन और समस्या समाधान में सहायता होती है। ठीक है, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अध्ययन और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। मतलब यहाँ पे इनके बताने का ये है कि बुद्धि तो इन्होंने 2 बताई, एक तो बताया मूर्त चीज़ों के लिए। मूर्त वस्तुएं वो होती हैं जैसे आपने ट्रैक्टर देखा, ट्राली देखा, घर देखा, सड़क देखा, बस देखा, मोबाइल देखी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखा, इनको आपने महसूस किया और इनमें आप अपना
जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, इस पे बैठ के टहल रहे हैं, मोबाइल चला के अच्छा जो है आनंद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, ये मनन चिंतन, जब आप शांत बैठते हैं और आपके दिमाग में बीसों ख्याल आते हैं कि मुझे ये करना था, नहीं किया, उसने कॉल किया था, मैंने नहीं उठाया था, फलाने हमें ऐसे कहे ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे याद आती हैं वो आपकी अमूर्त बुद्धि में होती हैं। ठीक है। तीसरा बताते हैं सामाजिक बुद्धि। यह बुद्धि समाज में समायोजन करने एवं सामाजिक कार्यों में सहभागिता में सहायता देती हैं। ठीक है। ये सबके पास नहीं होती, सामाजिक बुद्धि जो होती है सबके पास नहीं होती। आप अपने आसपास देखते होंगे, क्योंकि आप अगर समाज में रुचि लेते होंगे तो आपको दिखाई पड़ता होगा, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपना एकांत बैठे रहते हैं, कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, पढ़ेंगे या जो कुछ भी उनका मन होगा, मूवी देखेंगे, गाना सुनेंगे, उनको लगेगा जैसे समाज नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। और वहीं पे अगर आपके आस पड़ोस में कुछ फंक्शन हो जाता है तो आप एकदम पूरा जान लगता है जैसे अपने घर में एकदम से जुट गए हो। तो कुछ सामाजिक व्यक्ति होते हैं, वो सबके लिए जो है कुछ भी हो रहा है समाज में तो उसमें जो क्या होते हैं, अपनी सहभागिता निभाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम रूढ़वादी होते हैं, उनको अपने जीवन से ही प्रॉब्लम होती है कि हम भाई पैदा क्यों हो गए। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सभी प्रकार के बुद्धि परीक्षणों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे शाब्दिक परीक्षण जो एक बार में एक ही व्यक्ति पर प्रयुक्त हो, जैसे बिने साइमन टेस्ट। क्या? बिने साइमन टेस्ट, ये जो है एक व्यक्ति के ऊपर एक बार ही क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत लगा दिया गया, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर ही आप इसको ट्राई कर पाएंगे। दूसरा आता है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक लगा दिया गया तो आप समझ लीजिए एक से अधिक लोगों के ऊपर ट्राई किया जा सकता है। शाब्दिक परीक्षण जिन्हें समूह पर प्रसारित, ठीक है, प्रशासित किया जा सकता है, जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है। क्या? आर्मी अल्फा परीक्षण, ये आपका दूसरा हो जाता है। तीसरा बताया गया है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, मतलब ये शाब्दिक नहीं होता, अशाब्दिक होता है। अशाब्दिक परीक्षण जो एक बार में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है। क्या? भाटिया बैटरी परीक्षण। चौथा जो बताया गया है वो बताया गया है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है, उसमें एक थे, इसमें कई सारे हो जाएंगे। ऐसे अशाब्दिक परीक्षण जिन्हें सामूहिक रूप से प्रशासित किया जा सकता है, जैसे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है। ये आपका नाम हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि समाजमिति, ठीक है, क्या? समाजमिति विधि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समाजमिति विधि। ठीक है। इस समाजमिति विधि आप हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे इस विधि का प्रतिपादन जे.एल. मोरेनो, किसने? जे.एल. मोरेनो ने 1934 में किया था। इस विधि में किसी समूह विशेष, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किसी समूह विशेष के व्यक्तियों से उस समूह के व्यक्ति विशेष को किसी गुण के आधार पर चयन करने अथवा छोड़ देने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी समूह में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति का पता लगाने के लिए समूह के सदस्यों के से निम्नलिखित कार्य कराए जा सकते हैं। ठीक है। उन 3 व्यक्तियों के नाम क्रमानुसार लिखिए जिन्हें आप समूह का नेता बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है। आगे लिखते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखते हैं कि इस विधि द्वारा परिवार, विद्यालय, कक्षा, कार्यालय आदि में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं त्याज्य व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है, जिससे समूह के व्यक्तियों में व्यक्तित्व विभिन्न लक्षणों की सापेक्षित स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है और उनके व्यक्तित्व संबंधित किसी गुण की तुलना की जा सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका भी जवाब दे पाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा में इसे कितने प्रकार का माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारतीय अवधारणा में व्यक्तित्व को 3 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है तामसिक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है आपका सात्विक। ठीक है। बात करते हैं तामसी, यह व्यक्तित्व का सबसे निम्न स्तर है। इसमें तामस नामक गुण
क्या मेरे प्यारे दोस्त, तमस नामक गुण की प्रधानता होती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अज्ञान, आलस्य तथा अन्य विभिन्न दुर्गुणों से ग्रसित होता है। तामसी व्यक्ति, जैसे आपने तामसी प्रवृत्ति सुना होगा ना, जैसे अगर आप सांख्य दर्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 3 गुण बताए जाते हैं। तमस गुण, ठीक है, तमस गुण, उसके बाद रजस गुण, उसके बाद सत्व गुण। तमस, रजस, सत्व, ये 3 गुण बताए जाते हैं। तो तमस का जो कार्य होता है वो व्यक्ति से जो है अनगढ़ काम करवाता है, जिससे उसको केवल आनंद की प्राप्ति हो। किसी को मारना हुआ, पीटना हुआ, ठीक है, खेलना हुआ, कूदना हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो खाना हुआ, सोना हुआ, जहां पर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, वो सारे तामसी गुण में, तमस गुण में चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाता है राजसिक। राजसिक इस प्रकार के व्यक्तित्व में रजस गुण की प्रधानता होती है, जिसे तृष्णा, मोह तथा क्रोध का स्रोत माना जाता है। इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लालची, कर्मशील तथा अभिलाषी किस्म के होते हैं। मतलब इसमें क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, रजस गुण की प्रधानता होती है। इसमें आपको जो है मोह, क्रोध, ये सारी चीजें अक्सर आपको देखने को मिलेगी। लालची व्यक्ति होगा, इस प्रकार का कर्मशील, अभिलाषी किस्म का व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ये आपका रजस गुण में आ जाता है। तीसरा आपका आ जाता है सत्व गुण। सत्व गुण में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार के व्यक्तियों में सत्व नामक गुण की प्रधानता होती है, जिसे ज्ञान, अध्यात्म और सत्य का स्रोत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति नीतिवान, धार्मिक, नैतिक तथा मूल्यों से युक्त आदर्श व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 3 प्रकार के यहाँ पे बताए गए थे। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ब्रूनर तथा पियाजे के सिद्धांत के में प्रमुख 5 अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप पहला अंतर लिखेंगे, बालक के बौद्धिक विकास में ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी हैं, जबकि पियाजे ने 4 बताई हैं। ठीक है, तो कितने बौद्धिक विकास की अवस्थाएं ब्रूनर कितनी बताई हैं, 3 बताई हैं, और पियाजे ने आपकी कितनी बताई हैं, उन्होंने 4 बताई है। दूसरा यहाँ पे बताते हैं, पियाजे का सिद्धांत अधिगम उन्मुखी है, जबकि ब्रूनर का सिद्धांत शिक्षण उन्मुखी है। ठीक है, ये अधिगम के ऊपर, सीखने के ऊपर, और ये शिक्षण मतलब पढ़ाने के ऊपर देखते हैं। ठीक है, पियाजे, तीसरा आप अंतर बताएंगे, पियाजे अधिगम के लिए बालक की जैविक परिपक्वता को महत्व देते हैं, जबकि ब्रूनर बालक के सांस्कृतिक पर्यावरण को अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, बालक के परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, और ये बालक के संस्कृति पर्यावरण के ऊपर ध्यान देते हैं। आपके कौन मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रूनर महोदय संस्कृति पर्यावरण के ऊपर, आपका सांस्कृतिक पर्यावरण के ऊपर ये ध्यान देते हैं। चौथा अंतर जो है आपका यहाँ पे बताया गया है, पियाजे का सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्त अधिगमकर्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि ब्रूनर का सिद्धांत जो है वो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण। अधिगमकर्ता का मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त बालक से लिया गया है, जो सीखते हैं उन्हीं को अधिगमकर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बालक के ऊपर बात कर रहे हैं। 5वां नंबर देखें तो 5वां नंबर बताया गया है, पियाजे नए ज्ञान को सीखने में बालक की बौद्धिक अवस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ब्रूनर मानते हैं कि किसी भी अवस्था में कैसा भी ज्ञान दिया जा सकता है। मतलब ये पियाजे आपके बताते हैं कि बालक की बौद्धिक अवस्थाओं, अगर नया ज्ञान आप उसको सिखाना चाहते हैं तो पहले आप उसको जो है बौद्धिक अवस्थाओं का पता लगाएंगे कि क्या उस स्थिति में है कि इसको सिखाया जा सकता है। लेकिन ब्रूनर मानते हैं कि वो किसी भी अवस्था में हो, सीखने की अवस्था में हो या ना हो, आप उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 5 अंतर यहाँ पे बता सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षणों की 5 सीमाओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं व्यक्तित्व परीक्षणों की कितनी 5 सीमाओं को आपको यहाँ पे जो है रेखांकित करना है, जिससे आप पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अधिकतर व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व के सीमित लक्षणों का मापन करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्तित्व के कुछ सीमित लक्षण होते हैं, केवल उन्हीं का मापन करते हैं। दूसरा लिखते हैं, व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है। क्या है, एक गतिशील संगठन है, अतः एक समय पर मापे गए व्यक्तित्व को उसका अस्थायी व्यक्तित्व नहीं माना जा सकता। ठीक है। तीसरा लिखते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के आंकड़े अनेक बाह्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं। चौथा लिखते हैं, किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षणों के प्रशासन से समान परिणाम प्राप्त नहीं होते, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। ठीक है। 5वां आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की व्यक्तित्व परीक्षणों विशेषकर प्रक्षेपी विधियों का प्रशासन एवं व्याख्या एक जटिल कार्य है। तो ये आपका यहाँ पे 5वां नंबर जो है
सीमा बताई गई है व्यक्तित्व परीक्षण की। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि बालक की सृजनात्मकता विकसित करने की अनेक विधियां हैं, परंतु उनमें से 7 विधियां अधिक महत्वपूर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला बताया गया है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, दूसरा बताया गया है समस्या समाधान विधि, तीसरा बताया गया सामूहिक चर्चा विधि, चौथा बताया गया है खेल विधि, पांचवा बताया गया है ज्ञान प्रश्नोत्तरी विधि, छठा आपका बताया गया है संयोजन विधि और सातवां आपका गुण सूचीकरण विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये 7 विधियां बता सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या करना है, सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सृजनात्मकता परीक्षण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आया शाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण, इसमें आप लिखेंगे इन परीक्षणों में सृजनात्मकता के मापने के लिए प्रश्नों का उत्तर भाषा के माध्यम से दिया जाता है जैसे बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ये बता रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर यहाँ पे बताया गया है अशाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण। इन परीक्षणों में ठोस वस्तुओं, चित्रों एवं भूल भुलैया आदि का प्रयोग किया जाता है जैसे बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। तीसरा बताते हैं यहाँ पे मिश्रित सृजनात्मकता परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रकार के परीक्षणों में कुछ प्रश्न शाब्दिक होते हैं तथा कुछ अशाब्दिक होते हैं। पासी का सृजनात्मकता परीक्षण इसी प्रकार का परीक्षण है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण और सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये आपका पहला उद्देश्य हो जाता है। दूसरा उद्देश्य बताते हैं बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाकर उसके व्यवहार को उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। ये आपका दूसरा जो है उद्देश्य हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो तीसरा उद्देश्य आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आता है अध्यापकों को बाल मनोविज्ञान के नियमों से अवगत कराकर उन्हें अपने दायित्व निर्वाह में अधिक सक्षम बनाना। ठीक है, ये आपका तीसरा उद्देश्य हो जाता है। चौथा उद्देश्य हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन की उपयोगी विधियों का निर्माण करना। पांचवा आपका जाता है शैक्षिक विकास के लिए शोध एवं प्रयोग को प्रोत्साहित करना। ये आपके 5 उद्देश्य बताए जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त की व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामान्यतया व्यक्तित्व से अभिप्राय उस आकृति या स्वरूप से है जो दूसरों को दिखाई देता है। क्या करता है, जो दूसरों को दिखाई देता है, अर्थात व्यक्तित्व का निर्धारण व्यक्ति के बाहरी दिखावे से है। ठीक है, तो ये आप व्यक्तित्व की परिभाषा अपने शब्दों में दे सकते हैं। अगर बात करें आलपोर्ट महोदय ने, तो आलपोर्ट महोदय ने लिखा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार विशेषतः जैसे उसके साथियों द्वारा संगत रूप से बताया जाता है का एक संपूर्ण स्वरूप होता है। ये आपके कौन कहते हैं, आलपोर्ट महोदय कहते हैं। ठीक है, बात करें गिलफोर्ड महोदय ने, तो उन्होंने कहा है व्यक्तित्वशील गुणों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित प्रतिरूप होता है। स्पष्टतः व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके शारीरिक और मानसिक दोनों ही पक्ष होते हैं। ठीक है, तो आप इसका जवाब यहाँ पे दे पाएंगे। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि यह तंत्र ऐसे तत्वों का गठन है जो आपस में अंतरक्रिया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो आपस में अंतरक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शील गुण, संवेग, ठीक है, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्राकृत, चरित्र, अभिप्रेरण, ठीक है, आदि हैं। इन सब का क्या मेरे प्यारे दोस्त, इन सब का आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति की ग्रंथीय प्रक्रिया एवं तांत्रिकीय प्रक्रिया से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि बुद्धि की परिभाषा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समस्याओं को हल करने की योग्यता जिसमें ज्ञान एवं प्रतीकों को समझने एवं प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, रेखा, चित्र, समीकरण, उसके बाद आदि बुद्धि हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं बकिंघम ने लिखा है, बकिंघम महोदय ने लिखा है सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है।
टर्मैन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतन करने के योग्य है वह उसी अनुपात में बुद्धिमान है। ठीक है, आपके तीसरे आपके आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, मैकडूगल महोदय। तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों के प्रयास में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि आप जन्मजात जो आपकी प्रवृत्ति थी, आप उसमें जो परिवर्तन कर पाते हैं वो केवल बुद्धि के कारण ही कर पाते हैं। किसने कहा है, किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके मैकडूगल महोदय ने कहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बुद्धि लब्धि व्यक्ति या बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। क्या बताती है, क्या बताती है मेरे प्यारे दोस्त, बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र इस प्रकार से बताया गया है, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा गया है उदाहरण के जगह पे क्या दिया गया है कि यदि बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और जीवन की वास्तविक आयु 18 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 10 बटे 18 गुणे 100, मतलब 55.56 होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति प्रतिभाशाली तथा 20 से 25 तक व कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति महामूर्ख कहलाएंगे। मतलब कह रहे हैं अगर किसी की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर निकल गई मेरे प्यारे दोस्त तो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली कहलाएगा। और अगर बात करें वो 20 से 25 के बीच में है या इससे कम है मेरे प्यारे दोस्त तो वो महामूर्ख की गिनती में आएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।